नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे इस बार के केंद्रीय बजट और उत्तर पूर्व के विकास की। कैसा है विकास की दृष्टि से इस बार का बजट? तो आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन नामक एक नई योजना की घोषणा की है। इस नई योजना के लिए आरंभिक तौर पर 1500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की जाएगी। इसके माध्यम से पीएम गति शक्ति के अनुरूप और पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जा सकेगा। इसलिए माना जा रहा है कि इस बजट के जरिए देश के उत्तर पूर्व भाग में तमाम तरह के सुधार होंगे। इसी पे चर्चा हम करेंगे कि आखिर इस बजट में किस प्रकार से जो बजट का आवंटन किया गया है, क्योंकि कई बार ये चर्चा होती है कि आखिर नॉर्थ ईस्ट को क्या मिला। मेरे साथ इस समय राज्यसभा सदस्य मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कामाख्या प्रसाद तासा जी हमारे साथ हैं। कामाख्या जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे आर रश्मि जी से, जो पूर्व मुख्य सचिव हैं मणिपुर से। रश्मि जी, आपका भी स्वागत है हमारे संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे संदीप खेतान जी से, जो वाइस चेयरमैन है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एसोचैम से। आपका भी स्वागत है। कामाख्या जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। हर बार बजट में बात होती है कि नॉर्थ ईस्ट को क्या मिला। आमतौर पे देखा जाए फोकस भी नॉर्थ ईस्ट पर रहता है, लेकिन तमाम तरह की परियोजनाओं की बात होती है। क्या हम इस बजट से एक उम्मीद करें कि नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है या डेवलपमेंट की बात है, वो हो सकेगा? इससे क्या कुछ खास है इस बार के बजट में? देखिए, हर बार नॉर्थ ईस्ट का बात आते हैं जी। सही बोला है। क्यों आते हैं? पहले से ऐसा था क्या, नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं होता था, नाम ही नहीं लिया जाता था। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल था और ऐसा है क्या, नेग्लेक्टेड फील्ड था। हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, सही में था या नहीं था उसका वितर्क में मैं नहीं जाऊँगा जी। लेकिन ऐसा तो फीलिंग्स था नॉर्थ ईस्ट के आदमी को कि हम लोग हर बार हम लोग को वंचित किया जा रहा है, ऐसा आदमी का मन में था। लैंडलॉक है, आप पता है शायद पहली बार इसको व्यवहार ये यूज़ किया था नॉर्थ ईस्ट टाइम्स। नॉर्थ ईस्ट जो इश्यूज है इसके बारे में पहली बार इसको उठाया था, मुद्दा उठाया था। उस टाइम में अलेक्जेंडर मैकानिज जो चीफ कमिश्नर था, वो 1888 में उठाया था उसको। बाद में उसको 1937 में बारमाह सेपरेट हो गया, 1947 में स्वाधीनता आया जी। फिर ये नॉर्थ ईस्ट का जो बात, ये हम लोग का एक ज्योति प्रसाद सैकिया बोल के एक ऑफिसर था, उसने पॉपुलर किया। तो 7 स्टेट को लेकर अभी तो 8 स्टेट हो गया। हर बार इसे मन में आता है कि हम लोग को नेग्लेक्टेड फील्ड है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर नागालैंड वाला, मणिपुर वाला, इस असम वाला इस वक्त जोड़ा नहीं था जी। अभी जोड़ने लगा है। वहाँ से तो राष्ट्रपति भी था, फखरुद्दीन अली अहमद साहब भी था वहाँ पर राष्ट्रपति, वहाँ से असम से था। फिर भी एक आदमी का मन में एक लैंडलॉक का आता था। अभी अभी ऐसा है, सेंसिटिवनेस आया है कि हम लोग को बजट में क्या मिला। जी। हम बजट पढ़ के एक बात बोले, पूरा इंडिया का बजट होता है सेंट्रल बजट, ऐसा नहीं कि स्टेट का बजट होता है। पूरा इंडिया को जो मिलेगा, असम को भी मिलेगा, वो नागालैंड को भी मिलेगा, मणिपुर को भी मिलेगा, तमिलनाडु को भी मिलेगा, कश्मीर को मिलेगा। फिर भी आदमी का एक्सपेक्टेशन है क्या, उत्तर पूर्व को क्या मिला। जी। जैसे कोई स्टेट का बजट होने से कोई डिस्ट्रिक्ट का बात आते हैं, तो इसमें भी आता है। तो मैं हम लोग का गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके मोदी जी को। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट का इतना एक्टिव पॉलिसी को लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्टिव पॉलिसी में बदल दिया। और एक इंटरेस्टिंग बात है, एक प्रधानमंत्री 60 बार नॉर्थ ईस्ट का 60 टाइम्स, मोर देन 60 टाइम विजिट किया। उसको जोड़ा मेनलैंड से, पहले भी जोड़ा था, ऐसा क्या नहीं था, जोड़ा नहीं था बोलने से खराब होगा, लेकिन जो लगाव था, जो आंतरिकता था, जो आदमी का पास था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 बार जाके उसको डायल्यूट करके आदमी का पूरा इंडिया का, हम लोग का जो पूरा इंडिया हम लोग जो बोलते हैं भारत में, उसको शामिल क्या बोल के बोलने से खराब नहीं होगा जी। तो अभी क्या है, जब से हम लोग का गवर्नमेंट आया है, एनडीए गवर्नमेंट आया है, प्रधानमंत्री जी पहले से तो नॉर्थ ईस्ट जाते हुए अभी उसको क्या हुआ, एक सेपरेट दर्जा का व्यवस्था कर रहे हैं। अगले साल 1000 करोड़ रुपया दिया था, इस बार 1500 करोड़ रुपये का व्यवस्था है। ये स्पेशल व्यवस्था, मैं मानता हूँ स्पेशल व्यवस्था है। ये नॉर्थ ईस्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम डिवाइन बोलते हैं, पीएम डिवाइन बोल का वो सही नाम दिया है उसको, शॉर्ट फॉर्म में पीएम डिवाइन हो गया। प्रधानमंत्री स्पेशल इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, इसको पीएम डिवाइन नाम दिया। इसको 1500 करोड़ रुपये का विभिन्न पार्ट में बांटा गया है। इसमें मुझे लगता है गैप फंडिंग जैसा है।
कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम अगर छू नहीं पाएगा तो स्कीम से इन लोग काम करेगा, जिससे बाद में चर्चा करेंगे। जी मेरे को लगता है आफ्टर डोनर मिनिस्ट्री जब बना वाजपेयी जी का बाद, ये प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा स्पर्श किया हम लोग को, जी हृदय जीत लिया। जी बिल्कुल। निर्मला सीतारमण का जी बजट है वो मोदी जी का एक प्रतिफलन है, उसका हम लोग मानता है कि प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा दिल है, जी लगाव है, उसका प्रतिफलन है। जाहिर सी बात है कि विभिन्न मंचों से अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट की बात है वो हमेशा करते रहे हैं, विभिन्न मंचों से उस बात को उठाते रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का विकास होना चाहिए, तेजी के साथ विकास होना चाहिए। रश्मि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या हम इस बजट को कनेक्टिविटी के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से नॉर्थ ईस्ट के लिए लाभदायक मान सकते हैं? आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। जी पहले तो मुझे मौका देने का। जी इस बजट में आपने देखा कि एक पिलर है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ ही है इस बजट का प्रगति, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। जी तो हमारी नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी जरूरत ही इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की है, और अगर इसको ढंग से इस्तेमाल किया जाए इस स्कीम को और इसके पैसे को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट को काफी फायदा होगा इससे। जी नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी सबसे बड़ा इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कनेक्टिविटी का इशू क्यों खड़ा हुआ है, हमें ये भी समझने की जरूरत है। ये तो पार्टीशन के बाद 1947 के बाद बांग्लादेश जो पहले पूर्व पाकिस्तान हुआ करता था वो अलग हो गया, तो 98% तो लैंड लिंक जो हमारे देश से टूट गया है इस जी पूरे रीजन का। तो उसको वापस रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें चाहिए ट्रांजिट अरेंजमेंट्स, जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे सामान के, लोगों के मूवमेंट के, यातायात के साधनों को दोबारा फिर से स्थापित कर सके। जी तो ट्रांजिट अरेंजमेंट्स के लिए, इसके लिए सरकार ने, वर्तमान सरकार ने काफी प्रयत्न किए हैं और उन्हें उसके लिए दाद देनी चाहिए। बांग्लादेश से काफी हमें इससे सहयोग भी मिला है और सहमत बढ़ी है, लेकिन हमें जरूरत इसी चीज की है कि हम पैसे का प्रोविजन तो करें बजट में, लेकिन पैसे से भी ज्यादा आवश्यक है एक सोच की, एक दूरदर्शिता की, विजन की, जिसमें कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दें और नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारी कनेक्टिविटी, जो जी इंफ्रास्ट्रक्चर के और ट्रांजिट के जो लिंक्स हैं उनको दोबारा स्थापित कर सकें। अब मणिपुर से अगर सामान लाना है तो आप मणिपुर में, आपको पता होगा, रेल लाइन बन रही है, जी अभी उसमें 1-2 साल और लगेंगे। तो वो सामान आखिर हमारे पास कैसे आएगा? अगर सीधा हम बांग्लादेश के थ्रू ट्रांजिट अरेंजमेंट से होकर के अगर वो कलकत्ता आता है सामान, या ढाका जाता है, अगर उसे कहीं एक्सपोर्ट करना है, तो ज्यादा आसान है। तो इस तरह की चीजों पर हमें जोर देना है। नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे रोजगार के साधन पैदा हों। और रोजगार कहाँ से पैदा होगा? नॉर्थ ईस्ट में कहीं, अब हम बड़ी बड़ी केमिकल की या फार्मास्यूटिकल्स की इस तरह की फैक्ट्रीज तो लगा नहीं सकते, स्टील और सीमेंट की फैक्ट्रियां तो लग नहीं सकती। तो हमें वहां सबसे बड़ा रिसोर्स जो है हमारा लैंड का है, लैंड है, फॉरेस्ट है। इस पर बेस्ड इंडस्ट्रीज का हमें जी विकास करना चाहिए, लेकिन इसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है, जी बिल्कुल। उस पर हमें ध्यान देना है। जी बिल्कुल। संदीप खेतान जी, आप कैसे देखते हैं इस बार के बजट को नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में? क्योंकि बात अगर पर्यटन की आती है तो क्या नॉर्थ ईस्ट में वो संभावनाएं आपको दिख रही हैं? अर्थव्यवस्था के लिहाज से नॉर्थ ईस्ट कितना लाभकारी, नॉर्थ ईस्ट अपने क्षेत्र के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? धन्यवाद साहब मेरे को मौका देने के लिए। मैं साहब यहाँ पिछले 25 वर्ष से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ। जी मेरी पैदाइश भी यहीं है। तो जैसे कि पहले तासा साहब ने कहा और फिर रश्मि साहब ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को अगर अपने देखें तो इट इज अ फिक्शन ऑफ पार्टीशन। मतलब अपने 1937 तक नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शंस था वो बर्मा से, म्यांमार से और रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया से ज्यादा था बनस्पत की रेस्ट ऑफ इंडिया से। जो भी जी इनके ट्रेडिशनल लैंड रूट थे, सी रूट थे, रिवरवेज, वाटरवेज जो भी था। और इंडिपेंडेंस के पहले यहाँ की पर कैपिटा इनकम इंडिया के नेशनल एवरेज से ज्यादा हुआ करती थी, जो कि जैसे रश्मि साहब ने कहा 98% हम लोगों का जो
इंटरनेशनल बॉर्डर्स में तब्दील हो गया आफ्टर पार्टीशन, और बांग्लादेश बनने के बाद तो सारा ही जितना ट्रेडिशनल लैंड रूट्स था वो खत्म हो गया। जी। अब मैं बजट की अगर बात करूं साहब, यहाँ पे तो 1500 करोड़ का आवंटन जो है ये काफी इसमें लाभदायक रहेगा। लेकिन अगर अपने ये समझे सर कि ये वाजपेयी जी ने जब डोनर बनाया था, उसके बाद में हर मिनिस्ट्री का 10% बजट को ये निर्धारित किया था कि नॉर्थ ईस्ट पे खर्चा होगा। जी। बट वो क्या है कि ईयर ऑन ईयर वो देखते हैं कि भाई वो और मतलब उसको खर्चा होगा और नहीं होगा तो नॉन लैप्सेबल पूल में जाएगा, ऐसा कहा गया था। बट ये क्या है कि ओवर द लास्ट अगर पिछले 20 सालों में देखें तो वो शायद हो नहीं पाया उस हिसाब से। जी। अब प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है नॉर्थ ईस्ट पे बहुत सराहनीय है। ऐसा एक्चुअली यहाँ के लोग जो है इन्होंने कभी भी ऐसा पहले शायद इन्होंने महसूस नहीं किया। जैसे साहब ने कहा कि 60 बार आए हैं, तो उनका यहाँ प्रेजेंस है और अष्टलक्ष्मी वो करार करते हैं नॉर्थ ईस्ट को। तो टूरिज्म और ऑर्गेनिक जो खेती है, जी। के हिसाब से उनका स्पेशल फोकस है। टूरिज्म में जो पोटेंशियल है, इतनी सुंदर जगह है, और अभी जैसे यहाँ पे काफी बड़े भूभाग में जहाँ शांति हो चुकी है, तो टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट की अथाह संभावना है। लेकिन साहब इसमें एक चीज मैं यहाँ पे करूंगा कि 2017 में यहाँ का नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है उसकी म्याद खत्म हुई। उसके बाद कोई बढ़िया यहाँ पे इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए पॉलिसी आई नहीं। बीच में NEIDS बोल के एक पॉलिसी आई जो कि आप ये कह सकते हैं कि नॉन स्टार्टर था। आप आंकड़ों को अगर देखें तो 2017 में पूरे हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका करीब 8.5% नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जो कि बहुत सराहनीय था। जी। ये अगर अपने माने कि 8% भूभाग है नॉर्थ ईस्ट का जी। और 3.5% करीब का यहाँ पे अपनी जनसंख्या है हिंदुस्तान की, तो 8% इन्वेस्टमेंट बहुत ही सराहनीय था। बट के पॉलिसी के खत्म होने के बाद में 2019 में 0.02% पे आ गया, और 2020 में जब NEDS पॉलिसी इन्होंने कार्यान्वित की तो 0.49% पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का म्याद आ गया। इसको हम डायरेक्टली अगर हम देखें तो ये क्या है कि एम्प्लॉयमेंट से और यहाँ उग्रवाद की जो एक जो टेंडेंसी थी, जो अभी धीरे धीरे पिछले 10 सालों में 15 सालों में कम हुई है, तो अगर हम देखिए सरकारी नौकरियां तो यहाँ पे आप लिमिटेड ही दे जी। पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस इन्वेस्टमेंट्स जी का बहुत ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि संदीप जी, मेनलैंड में ही हुआ यहाँ पे। संदीप जी, इस बजट की अगर मैं बात कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो फोकस जो मुझे दिखाई दे रहा है कि पूर्व उत्तर भारत में गुवाहाटी के लिए खास तौर से बाल रोग और कैंसर के प्रबंधन की दृष्टि से भी सरकार ने 129 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान करने की एक तरह से संकेत दिया है। गुवाहाटी में बाल रोग और कैंसर प्रबंधन के लिए 129 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो 1500 करोड़ रुपए है। अगर अलग अलग योजनाओं की बात मैं करूं तो ऑर्गेनिक खेती नॉर्थ ईस्ट में कैसे बढ़े, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। बांस के जरिए कैसे व्यवस्था को सुधारा जाए, आर्थिक तंत्र को सुधारा जाए, उसका भी जिक्र इसमें देखने को मिलता है। रोपवे कनेक्टिविटी के जरिए सिक्किम में कैसे कनेक्टिविटी और बेहतर की जाए, उसका भी जिक्र देखने को मुझे मिलता है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो 1500 करोड़ रुपया जो प्रबंधन किया गया, ये तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा है जो सपोर्ट मिलना चाहिए सेंट्रल से, वो सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है। सपोज अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, सब तो एनडीए लेड गवर्नमेंट है, इसमें वो सपोर्ट मिल रहा है। और जो तरक्की कर रहा है इसमें एक गैप फंडिंग है। सपोज आप अभी आइजोल बाईपास का रास्ता बन रहा है, रोपवे का बात हो रहा है, रोपवे होने से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा और उसका ऊपर में ये बढ़ेगा। जो ये आइजोल बाईपास की जो बात की गई है बजट में, 500 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन दिया गया है। इसका एक वो किया गया है, आवंटन का जिक्र किया गया है। ये कितनी महत्वपूर्ण है नॉर्थ ईस्ट के लिए? देखिए, अभी चीफ सेक्रेटरी, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी ने बोला है कनेक्टिविटी बहुत प्रॉब्लम रहा। कनेक्टिविटी ऑलरेडी पहुंच चुका है, 4 लेन तो पहुंच चुका है। उसका जो बाकी जो पर्सन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का गवर्नमेंट से। ये यहाँ पर प्रबंधन नहीं है, वहाँ पर तो अभी मोदी जी उसका खुद ही निगरानी कर रहे हैं, गडकरी जी कर रहे हैं। तो बात ऐसा है कि कनेक्टिविटी मोटा मोटी ठीक हो जाएगा मेरे को लगता है, क्योंकि ब्रिज जो बहुत दिन से बंद है वो ब्रिज मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया।
सबसे बड़ा ब्रिज जो अरुणाचल कनेक्टिविटी ब्रिज है, अभी क्या बोले मणिपुर जाने वाला 2 ब्रिज अभी प्रधानमंत्री ने किया है। इसमें ये बजट में नहीं है, वो तो काम चलता ही रहता है जी। ऐसा नहीं है कि बजट में लिखना चाहिए, वो जो स्वाभाविक रूप से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी पहले जाके किया है, आयुष मंत्रालय, अभी रिवर वेज जो ब्रह्मपुत्र है, जो रिवर वेज है, नेशनल वाटर वेज 2 उसको ओपन किया गया। पटना से अभी एक शिप जा रहा है वहां पर। प्रधानमंत्री का जो गतिशक्ति दिया है, गतिशक्ति ने वो तो काम कर ही रहा है। ये एक्स्ट्रा, ये जो 1500 करोड़ रुपया है एक्स्ट्रा पैसा है मेरे को, मैं इसको मूल जो पैसा है मैंने हम लोग फंडिंग से उसमें शामिल नहीं करते हुए भी है। तो इसका जो व्यवस्था है, जो खेतान जी भी बोल रहे हैं, हम लोग उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अभी एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा, प्रधानमंत्री खुद उसको देख रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी बजट का प्रबंधन से ऐसा है कि 1500 करोड़ रुपया गैप फंडिंग से डिवाइन इसको भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी ब्रिज का जो पैसा है उसको इंक्लूड नहीं किया गया, वो तो चल रहा है। अभी जो 4 लेनिंग है ब्रह्मपुत्र का, ऊपर में ड्रेजिंग है, नीचे जो खुद जो अंडरग्राउंड ब्रिज बनेगा वो तो बनता ही रहता है। ये इतना द्रुत गति से चल रहा है। देखिए मनमोहन साहब, ये आपको मानना पड़ेगा, क्या हम लोग का जो उग्रवाद था मैक्सिमम, जो पूरा डिस्टर्ब एरिया था, एक्सट्रीमिस्ट बंद हो गया, क्योंकि मेन लाइन से जुड़ गया, कॉन्फिडेंस आने लगा, डेवलपमेंट हो रहा है, रास्ता बन रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर्स है, हर हफ्ता एक मंत्री जाता है, केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर कोई ना कोई स्टेट पे जाता है। ये जो जोड़ा है न, इसका ऊपर में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ये स्टेट गवर्नमेंट तो खुद काम कर ही रहा है जी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है, अभी देखिए 10 लाख लीटर दूध के लिए नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड वहाँ पर एग्रीमेंट किया असम गवर्नमेंट में, बढ़ेगा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो आदमी को मन में खुशी है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जब मंत्री जी रूपाला जी जाके वहाँ पर साइन करके आया, प्रधानमंत्री जी हमेशा जैसे गामछा लेके घूमता है, ऐसे पॉलिसी में भी सुधार ला रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने पॉलिसी की बात की। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी की बात करूं, क्योंकि ये पर्यटन से जुड़ा है, जाहिर तौर पे अगर नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी अच्छी दूसरे देश के भागों से बेहतर होगी, रेल मार्ग हो या सड़क मार्ग हो या हवाई मार्ग हो। एक बात आपको डिस्टर्ब करूं जी, पहले गैस ग्रिड नहीं था हम लोग का वहाँ पर। ये आप आश्चर्य होंगे क्या, गैस ग्रिड जो इंडिया में गैस ग्रिड जुड़ा था वो असम नॉर्थ ईस्ट का तब था। प्रधानमंत्री आने के बाद गैस ग्रिड अभी लाइन पहुंच रहा है। गैस का जो अगर अवेलेबिलिटी हो जाएगा तो आप कितना तरक्की होगा, आप सोचिए तो। जी जी। रश्मि जी, मैं 2-3 बातें आपसे समझना चाहता हूं। पहली बात तो ये, अगर मैं पूर्व उत्तर की बात करूं तो सड़क विकास कार्यक्रम के तहत 80,000 करोड़ रुपए और भारतमाला परियोजना के तहत अतिरिक्त 30,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय रेल अपने नेटवर्क में विस्तार के लिए व्यापक खर्च करते हुए पूर्व उत्तर के हर राज्य की राजधानी रेल संपर्क से जुड़े, इस पे जोर दे रही है। ये तो कुछ आंकड़े मैंने आपको बताए, लेकिन अगर इस बजट की बात मैं करूं तो इस बजट में सिक्किम में खास तौर से 2 रोपवे की बात है जिसका जिक्र बजट में किया गया है। और एक बात ऑर्गेनिक खेती की दृष्टि से मैं करूं तो सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट कितना फर्टाइल है। ये सड़क है, रेल है, वाटरवेज हैं, वायु मार्ग हैं, इन सब पर तो जैसा हमारे माननीय मंत्री जी एमपी साहब कह रहे थे कि उस पर तो बजट में प्रोविजन रहता ही है प्रोग्राम्स और स्कीम्स के अंतर्गत। एक उसके लिए खास कुछ और एडिशनल प्रोविजंस किए जाते हैं हर नए बजट में, वो अलग बात है। लेकिन जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें नॉर्थ ईस्ट पर काफ़ी ध्यान हुआ है, काफ़ी सहूलियत मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, कनेक्टिविटी के इश्यूज में बहुत प्रगति आई है पिछले 7-8 सालों में। जी। लेकिन आगे का जो है, जैसा आपने जिक्र किया, आगे के पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए हमें इस बजट में और आगे के प्रोग्राम्स में क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है लैंड रिसोर्सेज, जैसा मैंने कहा, और उसमें ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है। और आप जानते हैं कि वो टी इंडस्ट्री का केंद्र रहा है आसाम, और उसी तरह से बाकी राज्यों में भी, मणिपुर हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय में आप हल्दी, अदरक, इन चीज़ों को हम उगाते हैं और बेहतरीन पदार्थ वहाँ उपजते हैं इस तरह के। तो इन सब तरह के जो वहाँ प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स, उस पर एम्फेसिस दे करके हमें एक स्पेशल इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए
खेतान साहब कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट की जो डेवलपमेंट जो स्कीम है वो उसमें उसका असर खत्म हो गया, उसकी मियाद पूरी हो गई जी और अब इन्वेस्टमेंट आने बंद हो गए। तो उसकी वजह ये है कि नॉर्थ ईस्ट भारत के अन्य हिस्सों से कमजोर है, रिसोर्सेज के मामले में भी, दूरी के मामले, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के मामले में, और वो मार्केट भी नहीं है, मार्केट तो रेस्ट ऑफ इंडिया में है। सो हम प्रोडक्शन वहां करेंगे भी तो कंजम्पशन तो कहीं और ही होगा उस स्केल पर। इसलिए हमें वहाँ एक स्पेशल फैसिलिटीज देने की ज़रूरत है। अनफॉर्च्यूनेटली हम उसको 5 साल और 10 साल के टाइम फ्रेम में देखते हैं। इसको बढ़ाना चाहिए, हमें 50 साल की प्लानिंग करनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट को एक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन का पूरा दर्जा देना चाहिए, जी ताकि वहाँ के की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वही फ़ायदा हो, जो बाकी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़ को और कहीं हो रहा है। ये संदीप सबसे जी बड़ी बात हमें ध्यान रखने की ज़रूरत जी है। नॉर्थ ईस्ट को हम बाकी अन्य राज्यों के मुकाबले सेम उसी पलड़े पर नहीं तौल सकते। जी बिल्कुल तो संदीप ये जी एक स्पेशल इकोनॉमिक पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की तरह उन्हें ट्रीट करने की जी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल दूसरा एक देखने को रश्मि जी मिला भी है 14 के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की उस पॉलिसी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले की सरकारों ने भी कोशिश की है नॉर्थ ईस्ट का विकास हो, लेकिन 14 के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस बजट में एक जिक्र है मिजोरम राज्य के विभिन्न जिलों में बांस संपर्क सड़क के निर्माण की बात है। बांस संपर्क सड़क निर्माण, इससे क्या तात्पर्य है, क्या है ये? देखिए सभी जानते हैं क्या सड़क का क्या दिक्कतें थी। जी रोड्स नहीं थी, रोड्स था भी वो इतना बड़ा रोड्स नहीं था, कनेक्टिविटी बहुत पुअर था। जैसे बोल रहे हैं कनेक्टिविटी अभी बढ़ रहा है। बेम्बो का जो बात है ना, बेम्बो बेस्ड इंडस्ट्री वहाँ पर बसाने के लिए हम लोग का प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। अभी अब जोरहाट में मेरा पास में गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में नुमलीगढ़ रिफाइनरी है जो आसाम एकॉर्ड से वहाँ बसा हुआ है। हम लोग का गवर्नमेंट वहाँ पर बेम्बो इथेनॉल प्लांट बिठाने के लिए एक व्यवस्था किया। वो इट वाज सपोज टू बी कम्प्लीटेड एंड प्रधानमंत्री जी उसको उद्घाटन करेंगे। ऐसा बहुत बेम्बो बेस्ड प्रोजेक्ट जो होगा, तेल निकलेगा उसको अभी आपको पता है उसको मैंडेटरी भी क्या है। इसका बहुत बड़ा वाइब्रेशन आएगा क्योंकि पेपर्स मिल ऑलरेडी वहाँ पर कुछ ना कुछ कारण से बंद हो गया। वो जो 28% ऑफ बेम्बोज टोटल जितना है 28% ऑफ बेम्बोज वहाँ पर असम में नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। वहाँ पर जितना बेम्बो होना चाहिए वो बेम्बो से ज़्यादा बेम्बो है फर्स्ट। दूसरा बात है ये जो इथेनॉल प्लांट है और ऑर्गेनिक हब, बेम्बोज को हाथ में काम करने वाला बेम्बोज फर्नीचर भी वहाँ पर बहुत पैमाने पर व्यवहार हो रहा है। पहले जो टाइल्स था अभी बेम्बो का टाइल्स आ गया। वॉल में बेम्बो को बहुत मल्टीपल यूज वहाँ पर किया गया है, तो इसका भी बेम्बो प्रोजेक्ट से उसको इंक्लूड करके उसको चला गया। तो नॉट ओनली आइजोल तो छोटा स्टेट है, उसमें पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। आइजोल से आप आएंगे त्रिपुरा से आएंगे मौज, एक पूरा चेन है, इसीलिए 7 सिस्टर बोलते थे, अभी 8 सिस्टर बोलते हैं। इसका वाइब्रेशन है। जैसे चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी ने बोला उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन अभी बनाने के लिए व्यवस्था किया। साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, इसका रोड का भी प्रपोजल अभी चल रहा है। क्या आपको वहाँ से जापान तक ऐसे जाने का एक व्यवस्था है। ट्रेन लाइन पहुँच गया। आप देखिए पहले ट्रेन लाइन नहीं था, अभी मणिपुर रानी गाइलू स्टेशन तक ट्रेन लाइन पहुंचा है और पहुंचना। आप जैसे बोला एक वाइब्रेशन, मतलब एक ही तरफ से देखने से नहीं होगा। आप देखिए वहाँ पर नेक्टर जो है, जो लाइवलीहुड का व्यवस्था है क्या है, उसमें 67 करोड़ रुपीज़ हम लोग का PM डिवाइन में दिया हुआ है। ये 67 रुपीज़ बने उसमें उसको वो लाइवलीहुड मिलेगा। और आपको सुन के अच्छा लगेगा बजट में है या नहीं है उसको, लेकिन जीविका मिशन, राष्ट्रीय जीविका मिशन, लाइवलीहुड मिशन ने बहुत काम किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को इतना बढ़ावा दिया है, आप सोच भी नहीं सकता इतना बढ़ावा मिल रहा है। जी बिल्कुल। और उसका चलते संदीप खेतान जी एक बड़ा बदलाव नॉर्थ ईस्ट में ये देखने को मिल रहा है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी वजह से, कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, उनको बढ़ावा खासा मिला है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या बदलाव 14 के बाद जो योजनाएं घोषित हुई हैं, जो वायदे सरकार ने किए, उनका असर देखने को मिल रहा है? क्या बजट के कारण बदलाव हमें देखने को मिला है पिछले कुछ समय में नॉर्थ ईस्ट में? एक बार मैं संदीप जी बोलने के बाद 14 के फाइनल का शायद इन लोग जुड़ा हुआ है। मैं आपको यहाँ, मैं पैदा हुआ हूँ, यही काम करता हूँ जी। हम लोगों को एक सबसे बड़ा अंतर ये लगा कि जो पैसा जो आवंटित होता है वो खर्च होता है और प्रोजेक्ट्स में खर्च होता है। पहले जो प्रोजेक्ट्स हम लोग देखते थे 10 साल 15 साल 20 साल नहीं खत्म होती थी, वो अभी तय सीमा के अंदर या कई बार सीमा से पहले भी खत्म हो रही है।
अच्छा, आपने गुवाहाटी में जैसे कैंसर हॉस्पिटल का बात कहा सर, गुवाहाटी में पिछले 7-8 सालों में यहाँ के अस्पताल व्यवस्था में और चिकित्सा व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है और फर्दर यहाँ पे एम्स अभी इस साल के अंत तक आ जाएगा। जी। एम्स के साथ-साथ में यहाँ जो स्टेट की जितनी भी हॉस्पिटल्स है, उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो जहाँ तक साहब सेल्फ हेल्प ग्रुप का और रोज़गार का जहाँ तक बात है साहब, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प करने के अलावा भी यहाँ जो रोज़गार का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी था, उसका सबसे बड़ा एक योग था उसमें। तो वो पॉलिसी उसके बाद जब 2017 के बाद जब वो वाटर डाउन हुआ और 2022 तक का जो पॉलिसी का म्याद है, इस साल पे उसको दोबारा हम लोग उम्मीद करते हैं कि नई पॉलिसी आएगी और 10 साल की पॉलिसी आएगी। तो उसमें एक सिलसिलेबद्ध तरीके से यहाँ जो रोजगार के लिए और जो यहाँ पे इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स और छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग के लिए जो प्रावधान था, जी। उसमें से अगर वापस आए तो बहुत मदद मिलेगा। बट जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है साहब, बहुत जोरों से काम हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस सरकार चूंकि का ये, जोर भी काफी सालों का गैप रह गया था, जी। बहुत काम करना बाकी है। जाहिर तौर पे हमने देखा है जितने भी बजट पहले आए हैं, सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा रहा है। देश में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इस पे सरकार ने खासा बजट अपना आवंटित किया है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं चाय टी इंडस्ट्री जो है, टी इंडस्ट्री बीच में बहुत प्रॉब्लम हो गया था ग्लोबल वार्मिंग का वजह से, लेकिन टी इंडस्ट्री को फिर खड़ा करने का एक व्यवस्था चल रहा है। वहाँ पर टी इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर 10 लाख लोग काम करते हैं डेली रोजगारी, उसका पैसा भी बढ़ा गया। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, वाइब्रेशन जो पहले था वो वाइब्रेशन फिर से आने लगा, बीच में उसको रुक गया था। अभी जो रोड कनेक्टिविटी है 4 लेन का तरफ, अभी बांग्लादेश जो रिवर वेज है इसको भी व्यवहार करें। और खैतान साहब जो बोल रहे हैं, इन लोग बहुत दिन से फाइनल में लगा हुआ है, फाइनल का साथ इन लोग प्रेजेंटेशन भी किया है, लेकिन जो सब्सिडी का बात है इसको थोड़ा और चर्चा करने का जरूरत है। ऐसा माना जाता है सब्सिडी, वो आंकड़ा दिखाया, सब्सिडी से पहले जितना हम लोग का तरक्की था बाद में थोड़ा कम हो गया, क्योंकि ये सब्सिडी के कारण से बहुत समय में हम लोग का इंडस्ट्री वहाँ पर बैठा भी है। जी कामाख्या जी, विदाउट सब्सिडी भी इंडस्ट्री अभी गुवाहाटी में हो रहा है, ऐसा मेरे को एक कहने का मतलब यह है कि जितने भी बजट हमने पिछले 4-5 सालों में देखे हैं, उसका कहीं ना कहीं लाभ, जो बात संदीप खेतान जी कह रहे हैं कि जो पैसा दिल्ली से जाता था वो अब नॉर्थ ईस्ट में खर्च हो रहा है, योजनाएं जमीन पे दिख रही हैं। और ये सबसे बड़ी बात होती है बजट की कि चौतरफा विकास एक नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों का हो रहा है। कामाख्या जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रश्मि जी और संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।